मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, 28 मई 1998 ये तारीख़ इस हमारे पूरे रीजन के हवाले से एक बहुत अहम तारीख़ है। 28 मई 1998 को एक बहुत बड़ा वाक़या इस रीजन के अंदर ऐसा हुआ था जिससे इस रीजन का बैलेंस ऑफ पावर तब्दील हो चुका था। चीन और इंडिया इस खित्ते के दो बड़े मुल्क थे। इससे पहले चीन की इकोनॉमी तब उस लेवल की नहीं थी, अलबत्ता मिलिट्री एतबार से चीन और इंडिया दो बड़ी फोर्सेस समझी जाती थी। और पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इन सब को अगर देखें तो मालूम होता था कि बैलेंस ऑफ पावर दरअसल इंडिया के हक़ में है। बड़ी हद तक उनके हक़ में यूँ है कि वो न्यूक्लियर पावर हैं। किसी ने पंगा लिया अगर इंडिया से तो एक बटन इंडिया ने दबाना है और भस्म हो जाएगा सारा। ये कैपेबिलिटी इंडिया के पास थी जो कि इंडिया ने 1970s के अंदर हासिल की हुई थी। लेकिन 28 मई 1998 को एक बहुत बड़ा वाक़या ये हुआ था कि एक इक्वलाइज़र आ गया था मैदान में। पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके उस रोज़ कर दिए थे, एक के बाद एक। नाउ दिस वाज अ सिग्निफिकेंट इवेंट। इसका इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स पे, फॉरेन पॉलिसी पे बड़ा गहरा असर छपा था। इसके बाद एक ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा था इस खित्ते पे। ताकत का जो तवाज़न बुरी तरह से इंडिया की साइड पे था, जो तराजू इंडिया की साइड पे झुका हुआ था, वो बैलेंस हो गया। तो इस हवाले से 28 मई 1998 हमेशा इस रीजन की तारीख़ में याद रखी जाएगी। अब कुछ ऐसा ही इंटेंस किस्म का वाक़या कल इंडिया की नेशनल डे के मौके पर हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर। और जैसे 28 मई 1998 के बाद इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स तब्दील हो गई थी, कुछ ऐसा ही आने वाले सालों के अंदर होने जा रहा है। ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर प्रो अमेरिका, प्रो वेस्ट हुकूमत गिरी है ना, ये एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। अमेरिका की इंटेलिजेंस और बड़े बड़े जो वेस्टर्न थिंक टैंक्स हैं ना, उन सब की पोल खुल चुकी है। पिछले 10-12 दिन के अंदर उनकी पोल खुल चुकी है और दुनिया पर वाज़े हो गया है कि अमेरिका के खुद के पास सही इंफॉर्मेशन नहीं होती। मदरसे के आम से तालिबों ने पछाड़ा हुआ है अमेरिका को। लेकिन पछाड़ा भी ऐसा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी अभी तक हैरान रह गए हैं कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। चंद रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर जो बाइडन साहब ने कहा था कि अफ़गान नेशनल आर्मी को दुनिया की बेहतरीन फ़ौज ने ट्रेनिंग दी हुई है। अच्छा, इंडिया के अलावा खुद अमेरिका ने भी तो ट्रेनिंग दी थी ना। तो ही वॉज कॉलिंग हिज ओन आर्मी एज वर्ल्ड्स बेस्ट आर्मी। और फिर उन्होंने कहा कि इनका जो नंबर है ना, लाखों की तादाद में, कोई 3 लाख के ऊपर फ़ौज है अफ़गानिस्तान के पास, और दुनिया की मॉडर्न फ़ौज वाला सारा असला इक्विपमेंट्स इनको हम दे के आए हैं। ये जो बाइडन ने कहा था। और जबकि उनके जो मुखालिफिन हैं यानी अफ़गान तालिबान, ये कोई 60,000 हैं। उधर 3 लाख वेल ट्रेंड, वेल इक्विप्ड अफ़गान नेशनल आर्मी, इधर 60,000 मदरसे के तालिब। तो जो बाइडन ने कहा कि वहाँ पर लंबी फाइट होगी, आसानी से हथियार नहीं डालेंगे, मुकाबला होगा, बड़ा भरपूर मुकाबला होगा, बड़ा इंटेंस किस्म की भरपूर रेजिस्टेंस होगी। और फिर उन्होंने कहा कि 6 महीने लगेंगे। अमेरिका ने एक डेट दी हुई थी कि 6 महीने तक रेजिस्टेंस भरपूर जारी रहेगी, जिसके बाद कोई सिविल वॉर किसी कैफियत होनी थी, जिसको फिर एक्सपोर्ट होना था गालिबन इधर उधर आसपास के मुल्कों में, जैसे कि हमने आपको पिछले एपिसोड्स में बताना था। लेकिन एक एक अंदाज़ा गलत साबित हुआ है। एक एक अंदाज़ा कहा गया कि 6 महीने तक रेजिस्टेंस होगी, 2 हफ्ते भी नहीं चली रेजिस्टेंस, 2 हफ्ते भी नहीं चली। और जिनके आसरे इंडिया और अमेरिका बैठे थे ना, गनी साहब, ये मौसूफ काबुल से फ़रार हो चुके हैं बमा अपने टोले के साथ। टोटल फेल्यूर। 6 महीने की सोच रख के बैठे हुए थे, असल में 2 हफ्ते लगे हैं। और इन 2 हफ्तों में भी इक्का दुक्का जगहों पे वाक़यात में फाइटिंग हुई है, वरना सरेंडर हुआ है पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान। फाइटिंग बहुत ही कम जगहों पे हुई है, 2-4 जगहों पे फाइटिंग हुई है, वरना हर जगह पे सरेंडर हुआ है। इसका मतलब है कि 20 साल ग्राउंड पे रहने के बाद, यानी अमेरिका वहाँ पर खुद रहा है, 20 साल रहा है, फिर भी अमेरिका को कुछ पता नहीं है। और उनकी इंटेलिजेंस इस हद तक फेल हुई है कि 6 महीने और 2 हफ्ते में फ़र्क नहीं कर पा रहे। अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो डिफीट हुई है ना, इसने सबके पोल खोल के रख दिए हुए हैं कि इंटेलिजेंस फेल्यूर, पता भी नहीं है कि होने क्या जा रहा है, अगले 2 हफ्ते में क्या होने जा रहा है ये भी नहीं मालूम। इसराइल का न्यूज़पेपर है यरूशलेम पोस्ट,
वो इस सारे फेलियर पे बड़े ही कमाल के उन्होंने जुमले लिखे हैं। वो कह रहे हैं कि द रैपिड फॉल ऑफ अफगानिस्तान एंड द वे इन विच यूएस पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स एज वेल एज एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस थिंक टैंक्स वर शॉक्ड बाय द रैपिडिटी ऑफ कोलैप्स इज सिंबॉलिक ऑफ लार्जर चैलेंज फेसिंग द यूएस टुडे। वही जो हमने कहा था कि बौखलाहट का आलम है कि ये हुआ क्या है अचानक से। दिन में 3-3 प्रोविंसेस भी हाथ से जा रहे थे, अमेरिका की कठपुतली रिजीम के हाथों से दिन में 3-3 प्रोविंसेस भी जा रहे हैं, और ये बहुत ही रैपिड स्पीड है जिसका मुजाहरा वहाँ पर हुआ है अफ़गान तालिबान की जानिब से। और अक्सर इलाके जैसे कि हमने आपको बताया कि वो बिना लड़ाई के ही अफ़गान तालिबान ने कब्ज़े में लिए हुए हैं, और उन्होंने सेफ़ एग्ज़िट बाइज़्ज़त महफूज रास्ता दिया है, ऑप्शंस दिए हैं वहाँ पर, हर जगह पर ये ऑप्शंस उन्होंने खोल के रखा हुआ है। रेजिस्टेंस जो उनके सामने कर रहे थे उनको कि अगर आप सरेंडर करते हैं तो हम आपको इज़्ज़त से जाने दे देंगे, और अक्सर जगहों पे यही हुआ है, सरेंडर हुए हैं। काबुल के अंदर अशरफ गनी साहब जो थे वो ख़ुद भी थे, इसीलिए काबुल के लिए उन्होंने एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ख़रीद रखा था, कुछ दिन पहले उन्होंने ख़रीदा था। मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ये काम आएंगे, और लड़ाई की भरपूर तैयारी उन्होंने कर भी रखी थी। तभी वहाँ पर से डिप्लोमेटिक अमले की जो मुंतकली थी वो नहीं हुई थी ना अमेरिका की जानिब से। ये तो कल जबकि अफ़गान तालिबान सिटी के अंदर घुस के आए हैं, बंदे निकाले हैं, तब अमेरिका ने अपने ये जो अमला है उसको निकाला है, क्योंकि इनको आइडिया ही नहीं था, खुद अमेरिका को भी आइडिया नहीं था कि 15 अगस्त को ये सब हो जाएगा। वो अभी भी ये सोच के बैठे हुए थे कि 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते महीना ये सब चलेगी लड़ाई। उनको भी आइडिया नहीं था कि ये वाकई में घुस के आ जाएंगे इस तरह, और आसानी से एक दिन के अंदर घुस जाएंगे। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर। CIA दुनिया की टॉप की इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती रही है, उनको ये भी नहीं पता चला कि ये काबुल में कब घुस रहे हैं, वो भी बेखबर रहे। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर लड़ाई का इतना प्लान था गनी सरकार की जानिब से काबुल के अंदर, तो फिर सरेंडर क्यों हुआ है काबुल? कल काबुल में लड़ाई क्यों नहीं हुई? देखें, जब ये काबुल के अंदर इंटर हुए हैं ना, तो शुरुआती 1-2 घंटे वहाँ पर रेजिस्टेंस हुई है, लेकिन फिर कुछ हैरानकुन चीज़ हुई है जिस वजह से अफ़गान नेशनल आर्मी ने अचानक से लड़ना छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ उनके सामने, यानी एक आ गई उनके सामने, एक ऐसी चीज़ जिसका वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये भी हो सकता है। हुआ ये कि जब ये अफ़गान तालिबान को अफ़गान नेशनल आर्मी वाले सिटी के अंदर दाखिल होने से रोक रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि सिटी से अंदर से भी, काबुल के अंदर से भी अफ़गान तालिबान निकल के आ रहे हैं। यानी आगे वो जिनसे लड़ रहे हैं वो भी अफ़गान तालिबान, और सिटी के अंदर पीछे से उनके जो आ रहे हैं वो भी अफ़गान तालिबान। तो हर तरफ से बुनियादी तौर पर वो घेर लिए गए अफ़गान नेशनल आर्मी के लोग, चारों खाने चित हो गए। नाउ ये अंदर गए कैसे, अफ़गान तालिबान गए कैसे? जब वो बाहर अफ़गान नेशनल आर्मी वाले बैठे हुए थे तो ये गए कैसे हैं अंदर? ये एक बुनियादी सवाल है। ये तो इतने दिन से बाहर बैठे हुए हैं अफ़गान नेशनल आर्मी वाले, तो ये काबुल के अंदर तालिबान कैसे घुस गए थे? अब ये असल में हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है वहाँ पर। एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जंगी हिकमत अमली अफ़गान तालिबान की जानिब से नज़र आई है। असल में इन्होंने पहले काबुल के इर्द गिर्द के सूबे फतह करना शुरू किए। आप जानते होंगे कि रोज़ाना ख़बरें आती थीं कि अब काबुल के शुमाल का सूबा फ़तह कर लिया है, अब जुनूब का फ़तह कर लिया, अब साथ वाला फ़तह कर लिया, ये न्यूज़ आती रहती थी। 2-4 रोज़ तक वो यही करते रहे, काबुल के इर्द गिर्द के इलाके कब्ज़ा करते रहे। और जब ये हो रहा था ना, तो हज़ारों लोग पनाह लेने के लिए काबुल जा रहे थे। इन सारे इलाकों से निकल के भाग के जा रहे थे काबुल के अंदर, और इन्हीं पनाह गुज़ीरों में अफ़गान तालिबान के लोग भी घुस गए काबुल के अंदर। कई हफ्ते पहले से ही ये आहिस्ता काबुल के अंदर जाते रहे, घुसते रहे बड़ी तादाद में। और फिर जैसे ही 15 अगस्त को कार्रवाई शुरू हुई है ना, तो काबुल फोर्सेस को शहर के अंदर से भी रेजिस्टेंस नज़र आई, लोग लड़ने के लिए निकल आए, और शहर के बाहर से भी रेजिस्टेंस नज़र आई, बीच में ये ट्रैप हो गए। एज अ रिज़ल्ट उन्होंने सरेंडर वाला ऑप्शन ही चुना है। जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, ये हुआ है वहाँ पर। और इंडियन और वेस्टर्न मीडिया में ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ना कि काबुल के अंदर सन्नाटा है, खौफ है, इट्स ऑल रबिश। वहाँ हर चीज़ मामूल के मुताबिक चल रही है, बिजली भी चल रही है, इंटरनेट भी चल रहा है, खाने पीने के सामान की वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, दुकानों पे एज़ यूजुअल सब कुछ मौजूद है, सप्लाई लाइन भी जारी है। अफ़गान तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान करते हुए कहा है कि जो हमारे ख़िलाफ़ लड़े हैं सबको माफ़ करते हैं, किसी को यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी और प्राइवेट इदारे काम करते रहे, वहाँ पर हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, और जल्द ही नई गवर्नमेंट जो है वो टेक ओवर कर लेगी। अच्छा, 14 अगस्त को ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 488 के पहले हिस्से में
काबुल पे चढ़ाई से एक रोज़ पहले ही हमने आपको बता दिया था कि अफ़गान तालिबान काबुल पर चढ़ाई करने वाले हैं। और ये जो अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट की बिल्डिंग मोदी जी ने बनाई थी ना, ये इन्वेस्टमेंट भी धपड़धूस होने वाली है। हमने उस एपिसोड में आपको बताया था, एपिसोड नंबर 488 पार्ट 1। अलबत्ता अमेरिका के इस दावे पे जब अमेरिका ने कहा था कि 6 महीने लगेंगे अफ़गान तालिबान को कंट्रोल करने में, वी टोल्ड यू कि ये 6 महीने का नहीं, महीने से भी कम का गेम है। और 31 अगस्त को जब अमेरिका यहाँ से माहदे के मुताबिक निकल जाएगा, वो उनका लास्ट डे है, तो सितंबर में वहाँ पर नई हुकूमत आके काम संभाल लेगी। हमने ये पहले ही आपको प्रेडिक्ट करके बता दिया था। और ये दरअसल हमने सिचुएशन ग्राउंड पे जो थी ना, उसको असेस करते हुए आपको बताया था। और हम अभी तक इस चीज़ पर कायम है कि हुकूमत जो होगी ना बाज़ाब्ता, ये सितंबर में ही काम शुरू कर देगी। ये अगस्त में नहीं करेगी, सितंबर में भी काम शुरू कर देगी। अभी तो गनी साहब गए हैं ना, दिस वाज अ ईजी टास्क। ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है ये जो हुआ है। गनी सरकार वाज बाउंड टू फेल दिस मंथ। वो उनको वैसे ही इस महीने जाना था, उनके पास रेजिस्टेंस की कैपेसिटी नहीं थी। असल टास्क ये नहीं है। असल टास्क अफ़गान तालिबान के लिए अब शुरू हुआ है। कौन सा? हुकूमत बनाने का टास्क। और हुकूमत भी ऐसी जिससे आगे सिविल वॉर के चांसेस ना हों। अब ये चूँकि नेशनल गवर्नमेंट बनने जा रही है, इसके अंदर उज़्बुक होंगे, इसके अंदर ताजिक होंगे, इसके अंदर हज़ारा होंगे। तमाम अफ़गानिस्तान की जो अहम तरीन कम्युनिटीज़ हैं वो सब इस हुकूमत में शामिल होंगी। ये हम आपको पहले ही बता दें, ये खाका है अगली हुकूमत का, इसके अंदर सब होंगे। तो अब जो हुकूमत बनाने के लिए बातचीत शुरू होगी ना, इसके अंदर 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। ये सबसे अहम फेज़ है अफ़गानिस्तान के फ्यूचर के हवाले से। यहाँ स्टेबिलिटी पैदा करने के हवाले से ये सबसे अहम फेज़ है। तो इसमें कुछ दिन लगेंगे। गनी सरकार को गिराना, दिस वाज नॉट दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो बहुत छोटा टास्क था इनके लिए, जिस रफ्तार से वो जा रहे थे। असल जो टास्क है वो हुकूमत बनाना है। तो गवर्नमेंट सितंबर में ही काम शुरू कर सकती है प्रैक्टिकली। अभी ये जो 3-4 हफ्ते हैं ना, ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन में लग सकते हैं। कल अशरफ गनी साहब जैसे ही भागे हैं काबुल से, अफ़गानिस्तान के तमाम अहम पॉलिटिशियंस पाकिस्तान आ गए। जैसे ही वो निकले हैं वहाँ से, काबुल पे टेक ओवर हुआ है, तो स्पेशल जहाज़ वहाँ से लैंड हुए हैं अफ़गानिस्तान से इस्लामाबाद के अंदर। और उन जहाज़ों में साबिका जो नॉर्दर्न अलाइंस के लोग हैं ना, नॉर्दर्न अलाइंस वो जिसको इंडिया सपोर्ट कर रहा था पहले, वो सारे के सारे लोग उसमें, अहमद शाह मसूद जो कि नॉर्दर्न अलाइंस के अहम तरीन कमांडर थे, उनके 2 भाई हैं, बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब के बेटे आए हुए हैं, अता नूर साहब के बेटे आए हुए हैं। ये सारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। जब सोवियत यूनियन गया था पास्ट में, तो नॉर्दर्न अलाइंस और अफ़गान तालिबान के बीच आपस में सिविल वॉर छिड़ गई थी। इस बार ऐसा ना हो, इसीलिए ये सारी पार्टीज़ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, नॉर्दर्न अलाइंस वाले भी और अफ़गान तालिबान के भी आम लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो ये तो 100% तय है कि देयर विल बी अ नेशनल गवर्नमेंट इन अफ़गानिस्तान बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। And probably Turkey, Pakistan, Iran and China will be among the first countries to recognize this new government. और वो जो तैयब अर्दगान ने अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ एक बयान दिया था चंद हफ्ते कबल, जिसके लिए हमने कहा था कि दरअसल वो थोड़ा सा नाराज़ है अफ़गान तालिबान से कि वो जो इस्तांबुल में समिट होने जा रही थी तो उसमें क्यों नहीं आए, उस पर वो नाराज़ थे। और दूसरा ये कि रूस नहीं चाहता था कि तुर्की की बहुत ज़्यादा की प्रेजेंस हो। तो अफ़गान तालिबान चूँकि रूस के ज़्यादा करीब हैं, तो वो तुर्की नहीं गए थे, इसलिए तो तैयब अर्दगान खफा थे इस बात पे। और वी टोल्ड यू कि ये मामला ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा जल्दी, क्योंकि पाकिस्तान इसके अंदर खामोशी के साथ रोल प्ले कर रहा था सारी चीज़ों को मैनेज करने का। तो इट हैज़ हैपेंड नाउ। और इसका प्रूफ ये है कि कल जब अमेरिका और यूरोप की एम्बेसीज अफ़गान तालिबान के काबुल पे आने के बाद अपना स्टाफ निकाल कर जा रही थी ना काबुल से, तब तुर्की की एम्बेसी नॉर्मल दिनों की तरह खुली हुई थी और नॉर्मली काम चल रहा था वहाँ पर। पाकिस्तानी एम्बेसी की तरह तुर्की की एम्बेसी में भी नॉर्मली काम चल रहा था वहाँ पर। अच्छा, अफ़गानिस्तान की ये हिस्ट्री है। एक तो इसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है ना, कि यहाँ पर जो भी सुपर पावर आती है धपड़धूस हो जाती है, काम यहाँ पर टिक नहीं पाती। और हर सुपर पावर यहाँ से जलील होकर हार के निकली है। लेकिन एक और भी पहलू है, वो ये कि जो भी सुपर पावर यहाँ से हार के गई है ना, वो यहाँ पर ऐसा कंज्यूम हुई है कि उसके बाद वो अपना सुपर पावर वाला खिताब बरकरार नहीं रख पाई। ये भी तारीख़ है। तो अमेरिका का भी डाउनफॉल अफ़गानिस्तान से शुरू हो चुका है इस डिफीट के बाद। और उसके अब अपने इत्तेहादी कह रहे हैं कि अमेरिका अब काबिल एतबार नहीं रहा।
इसराइल का जो मीडिया है वहाँ से ये सदाएं सुनने को मिल रही हैं कि अमेरिका विल हैव टू रीअश्योर इट्स अलाइज एंड पार्टनर्स दैट इट विल रिमेन समवेयर इन द वर्ल्ड। इत्तेहादियों को ये यकीन दिलाओ कि तुम भागोगे नहीं। यकीन टूट गया है, भरोसा टूट गया है, दोबारा भरोसा दिलाओ कि कहीं से तुम भागोगे नहीं। वैसे इस रीजन के अंदर जो अमरीकी इत्तेहादी इस वक्त सबसे ज़्यादा दुखी है ना, वो बीजेपी सरकार है। कहाँ एक वक्त में जंजीर फिल्म के शेर खान और इंस्पेक्टर विजय वाला ड्रामा चलता था अफगान पार्लियामेंट के अंदर, और मोदी साहब गाते रहते थे यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी। अब वहाँ पर नया शेर खान आ गया है, शेर खान तब्दील हो गया है, और वो नया शेर खान मोदी जी की अफ़गानिस्तान में बदतरीन शिकस्त पे उसी गाने यारी ये ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी के दूसरे लफ्ज़ के उनको चढ़ा रहा है कि गुले गुलजार क्यों बेजार नज़र आता है, चश्मे बद का शिकार नज़र आता है, छुपा न हमसे ज़रा हाले दिल सुना दे, तेरी हंसी की कीमत क्या है बता दे। इंडिया की अफ़गान पॉलिसी चश्मे बद का शिकार हो चुकी है और गुले गुलजार यानी मोदी साहब जो हैं वो बेजार नज़र आते हैं।